हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। आज से हम देखने वाले हैं 2014 के प्रीलिम्स का पेपर। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। What are the significance of practical approach to sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative? तो आपसे सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव के बारे में पूछ रहा है, तो हम देख लेते हैं पहले वो होता क्या है। तो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव ये एक प्रोग्राम है जिससे आप प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। किसमें? शुगर केन कल्टीवेशन में। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इनोवेटिव प्रैक्टिस, ड्रिप इरिगेशन, क्रेडिट प्लस अप्रोच। अब आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं? आप फोकस करते हैं कि आप कम से कम पानी, सीड, फर्टिलाइजर यूज करके ज्यादा से ज्यादा यील्ड अटेन कर पाए, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। साथ साथ आप यहाँ पे जैसे अलग अलग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, जैसे रेजिंग सीड्स इन नर्सरी, वाइडर सीड स्पेसिंग, बेटर वाटर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साथ साथ आप ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं जिससे आप ज़्यादा अच्छे से रिसोर्सेस को यूज कर सके। ड्रिप इरिगेशन पता है ना, आप एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डायरेक्ट उस पे, जैसे यहाँ पे आपका प्लांट है, सॉरी यहाँ पे अगर आपका प्लांट है सपोज, तो आप ये प्लांट के रूट्स वाले एरिया में यहाँ पे थोड़ा 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 पानी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। जैसे एक आपका ये पानी इससे आ रहा है, यहाँ पे आप छोटे छोटे छेद कर देंगे उसमें, तो धीरे 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 इससे पानी टपकते जाएगा। तो क्योंकि आपने एक साथ बहुत सारा पानी उधर फ्लड नहीं करके रखा है, तो इवेपोरेशन में पानी का लॉस, ये सब चीजें वहाँ पे नहीं होती, यानी आप कम पानी यूज करके ज्यादा अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आप यूज करते हैं क्रेडिट प्लस अप्रोच। यहाँ पे ये प्रोग्राम नाबार्ड इसको इम्प्लीमेंट करता है, जहाँ पे आप फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे हमने क्या कहा था, हम लोग यहाँ पे वाइडर सीड स्पेसिंग यूज करते हैं। मतलब जैसे आपने यहाँ पे ये एक लाइन में प्रोडक्शन लगाया है, फिर ये वाले लाइन में क्रॉप्स को लगाएंगे, ये वाले लाइन में क्रॉप्स को लगाएंगे, तो बीच में ये एम्प्टी स्पेसेस है। तो आप क्या करते हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस में इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा अच्छे से लैंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें सही दी है। पहला दे रहा है सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस मेथड कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ये सही है क्या? सही है। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि आप रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, आप कम से कम सीड यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी एफिशिएंटली इन दिस। ऐसा रहता है क्या? रहता है। देर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। ऐसा रहता है क्या? नहीं। हमने जितने पॉइंट पढ़े वहां पे कहीं पे भी हमने ऐसा लिखा है क्या कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग लेस फर्टिलाइजर्स यूज करते, लेकिन एकदम केमिकल यूज ही नहीं करेंगे, ऐसा रहता है क्या? नहीं। द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। ये आपको पता है, सही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे वाइडर सीड स्पेसिंग देते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट रहती है, और इस स्पेस में आप क्या कर सकते हैं? इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है यहाँ पे? 1, 2 एंड 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर आप वो वेटलैंड्स को डालते हैं जहां पे कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस या तो आ रहे हैं या तो आ गए हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, यानी पोल्यूशन हो गया या डेवलपमेंट के वजह से जो प्रॉब्लम्स आई उसमें। तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड ये क्या है? रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑफ लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर वेरिएशंस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव हैपेंड, आर हैपनिंग और
likely to happen as an outcome of technological development, pollution or other human interferences. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर कौन से वेटलैंड आते हैं तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं. चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. तो क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. इजी है, समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following pair of island is separated from each other by 10 degree channel? अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 10 डिग्री चैनल में से अंडमान निकोबार आपस में सेपरेट होते हैं, निकोबार सुमात्रा आइलैंड सेपरेट होते हैं, मालदीव लक्षद्वीप सेपरेट होते हैं, या सुमात्रा और जावा सेपरेट होते हैं. तो इसका आंसर आपको पता है क्या होता है? अंडमान एंड निकोबार. लेकिन हमें ये भी पता रहना चाहिए कि ये बाकियों को कौन सा स्ट्रेट या आपका चैनल सेपरेट करता है. तो याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार सेपरेट होते हैं 10 डिग्री चैनल से. निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का. तो निकोबार और सुमात्रा ये दोनों के दोनों सेपरेट होते हैं ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल, दोनों बोल सकते हैं. आपको ग्रैंड चैनल भी दे सकता है ऑप्शन में, 6 डिग्री चैनल भी दे सकता है, दोनों सही है. तो याद रखिएगा निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल, मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल, और सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए. तो हमारा पूछा था 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसका हो गया? अंडमान एंड निकोबार का. निकोबार और सुमात्रा के लिए 6 डिग्री या ग्रैंड चैनल, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप के लिए 8 डिग्री चैनल, और सुमात्रा एंड जावा के लिए क्या था? सुंडा स्ट्रेट. याद रहेगा. चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. प्रोग्राम दिया हुआ है और मिनिस्ट्री दिया हुआ है आपको कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. आपको बताना इनमें से कौन सा पेयर आपको करेक्टली मैच दिया हुआ है. तो चलिए देख लेते हैं. हमको याद रखना है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर. डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर. और नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर. तो पहला आपको दिया है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सही है क्या? नहीं, रूरल डेवलपमेंट आना चाहिए. डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सही है क्या? नहीं, ये भी रूरल डेवलपमेंट आना चाहिए. नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सही है क्या? नहीं, ये आना चाहिए था एग्रीकल्चर के अंदर. यानी तीनों के तीनों गलत है. तो यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ द अबव आएगा. इजी था क्वेश्चन, समझा सबको. नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है. With reference to Bombay Natural History Society, consider the following statement. It is an autonomous organization under Ministry of Environment and Forest. It strives to conserve nature through action-based research, education and public awareness. It organizes and conducts nature trials and camps for general public. Which of the above statement is or are correct? आपको बताना है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है. तो मुझे सबसे पहले पता रहना चाहिए कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये क्या एक एनजीओ है जो किसके लिए काम करता है? कंजर्वेशन एंड रिसर्च फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए. याद रखेंगे. तो ये क्या है? एनजीओ है. इसमें इट सपोर्ट्स मेनी रिसर्च एफर्ट थ्रू ग्रांट एंड पब्लिशेस जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचर हिंदू सोसाइटी. तो आपको ये चीज याद रखना है कि ये ग्रांट्स प्रोवाइड करता है किस पर्पस के लिए? रिसर्च के लिए. और साथ साथ ये जर्नल को पब्लिश करता है. इनके कुछ इनिशिएटिव्स भी याद रख सकते हैं आप. नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये स्टार्ट किया गया था 2018 में, ताकि आप पब्लिक को बता सके कि ड्रैगन फ्लाई क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. साथ साथ एशियन वाटर बर्ड सेंसस ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कौन कंडक्ट कराता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. इनका एक डिपार्टमेंट है
जो आपको दिया हुआ है प्रोग्राम डिपार्टमेंट, ये फोकस करता है एजुकेशन, रिसर्च एंड आउटरीच इनिशिएटिव पे, और ये ऑर्गेनाइज कराते, कंडक्ट करते हैं नेचर ट्रायल्स एंड कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक। अब हम देखते हैं इनमें से जितने स्टेटमेंट हमें दिए हुए थे उनमें से कौन कौन से सही है। पहला दिया हुआ है, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। सही है क्या? नहीं। ये क्या है? एक एनजीओ। स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ये सही है क्या? सही है। अभी हम लोगों ने देखा इट ऑर्गेनाइजेस एंड कंडक्ट नेचर ट्रायल्स एंड कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक। ये भी सही है क्या? सही है। तो क्या है इसका आंसर? सी, 2 एंड 3 ओनली। इजी है, समझा आपको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के ऊपर, तो हमें पता रहना चाहिए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या रहता है। याद रखिएगा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ये क्या है? एक एनवायरमेंटल फंड है। क्या है ये? एक मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल फंड है जो आपको ग्रांट देगा। किसके लिए? जब आप प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करेंगे रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिग्रेडेशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, मर्क्यूरी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल सिटीज, किनको? डेवलपिंग एंड कंट्रीज विद इकोनॉमी इन ट्रांजिशन को। ये कब फॉर्म हुआ था? अहेड ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट। इसके टोटल कितने मेंबर्स है? 184 कंट्रीज इसके मेंबर है। जो 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंशन है जिसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, वो पूरा का पूरा आपको याद रखना है। पहला कौन सा है? मीनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। दूसरा स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तीसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चौथा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और पांचवा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये काम करता है अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन लोगों के साथ। याद रखेंगे पक्का। इतने पॉइंट अगर आपको याद है आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सही है क्या? सही है। देखिए आपको यहाँ पे मैंने बोला था ना, पांचों के पांचों आपको एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि अगले बार कोई और ऑप्शन दे सकता है आपको। इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इशू एट ग्लोबल लेवल। ये सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता है कि इसका काम है पैसे प्रोवाइड करना। ठीक है, ये डायरेक्टली कोई रिसर्च कराते हैं क्या? नहीं कराते। इट इज एन एजेंसी अंडर OECD टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंड टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये वर्क करता है अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। किसी के अंडर आ रहा है क्या? नहीं। तो ये भी गलत है, तो बोथ एन भी हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ओनली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए। उम्मीद है समझा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मेंस में लिखने पे भी काम आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और आपको बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, बताना है। तो हमें पता रहना चाहिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है सोलर पावर प्रोडक्शन में। तो याद रखिएगा, सोलर पावर प्रोडक्शन में जो आपकी 3 मेजर टेक्निक्स यूज होती है, पहली कौन सी है? सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में आप लाइट को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में। याद रखिएगा, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं? लाइट को, यानी जो आपकी सन की एनर्जी रेज आ रही है उसको आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी। इसमें आप क्या करते हैं? सन की जो हीट है, जो गर्मी आ रही है रेस की, उससे आप स्टीम को हीट करते हैं और फिर उसको यूज करके टरबाइंस रन करते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी। और लास्ट होता है सोलर हीटिंग एंड कूलिंग
टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप सन की हीट यूज करके हॉट वाटर, कोई एक स्पेस है उसको हीट या कूल करना या पूल हीट करना, ये सब चीजें जो है वो आप परफॉर्म करते हैं। याद रहेगा पक्के में? तो आपको याद रखना है पहली टेक्नोलॉजी में जो है सोलार फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। कॉन्सेंट्रेटेड सोलार पावर टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, आप सन की हीट यूज कर रहे हैं टरबाइन चलाने के लिए। कैसे? आपने सन की हीट से वाटर पकड़ लो, बॉईल किया, उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, उससे टरबाइंस को रन किया। और सोलार हीटिंग एंड कूलिंग टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं, सोलार हीट को यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेज, जैसे हो गया हॉट वाटर के लिए, खाना पकाने के लिए, या कोई स्पेस को हीट करने के लिए। तो ये सब चीजें याद रहेगा पक्के में। अब अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो सोलार एनर्जी पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं, वाटर हीटिंग में आप सोलार पंप्स यूज कर सकते हैं, सोलार लाइट्स यूज कर सकते हैं, सोलार कुकर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, डीसैलिनेशन प्लांट में यूज कर सकते हैं, किसी स्पेस को हीट या कूल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ सोलार एनर्जी, हो गया। इसके डिसएडवांटेज क्या है, जनरेशन स्टेडी नहीं होता है, ये चीज पता है आपको। दिन में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते लेकिन रात को नहीं कर सकते। अगर बहुत ही ज्यादा क्लाउडेड वातावरण है तब इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होंगी। स्टोरेज करने के लिए बहुत सारी आपको बैटरीज लगेंगी, है ना, तो उसमें बैटरीज बहुत ज्यादा महंगी आती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लार्ज स्पेस लगती है आपको जो आपके प्लेट्स है, सोलार प्लेट्स है, वो लगाना पड़ता है बहुत बड़े एरिया में, तो उतनी ज़्यादा स्पेस आपकी यूटिलाइज होती है। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको। ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, अब आप अगर कोई एक नई जगह पे जाके आपका सोलार पावर प्लांट बनाते हैं तो वहां से आपको ट्रांसमिशन के लिए नई लाइन डालना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्ट आपको लगेगा। इसकी एफिशिएंसी लो होती है, जहाँ पे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 85 से 90% एफिशिएंसी देता है, विंड पावर प्लांट 30 से 47 देता है, सोलार पावर प्लांट देता है 13 से 24% दे रहा है। नेचुरल गैस पावर प्लांट अगर सिंपल है तो 32 से 38, और अगर कंबाइंड साइकिल यूज करो तो 60% तक की एफिशिएंसी देता है। कोल पावर प्लांट 32 से 42, न्यूक्लियर 33, ऑयल पावर प्लांट 30 से 32%। तो आपको दिख रहा है सोलार पावर प्लांट की एफिशिएंसी कम होती है। और जो आपको याद रखना है, इंडिया में आप सोलार थर्मल कंपोनेंट और फोटोवोल्टिक कंपोनेंट पैनल्स दोनों चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट करंट, वेराज सोलार थर्मल सिस्टम ये प्रोड्यूस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये क्या यूज करते हैं, जनरेटर्स यूज करते हैं। याद रहेगा, तो फोटोवोल्टिक से डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है, सोलार थर्मल से अल्टरनेटिंग करंट होता है। इतनी चीजें अगर हमने पढ़ ली, अब हम देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला पॉइंट, फोटोवोल्टिक इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इतना सही है? सही। While solar thermal is a technology that utilizes sun rays to generate heat, which is further used in electricity generation process. सही है, आप सन की हीट से स्टीम प्रोड्यूस करते, उससे जनरेटर टरबाइन को रन करते थे। ये दोनों पॉइंट इसके सही है जो यहाँ पे ये पहले पॉइंट में दिया हुआ, समझा। फोटोवोल्टिक जनरेट अल्टरनेटिंग करंट, हमने क्या पढ़ा था, फोटोवोल्टिक से डायरेक्ट करंट आता है, वेराज सोलार थर्मल जनरेट डायरेक्ट करंट, इससे क्या आता अल्टरनेटिंग करंट। तो ये वाला पॉइंट हो गया गलत। इंडिया मैन्युफैक्चर बेस फॉर सोलार थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फोटोवोल्टिक, ये सही है क्या? नहीं, हम दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ और सिर्फ वन ओनली। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी था क्वेश्चन, पक्के में समझ में आया। और सोलार टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। विच ऑफ द अबव हैज और हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दे के रखा हूँ क्लासिकल लैंग्वेज के, और कौन से ईयर में आपने उनको डिक्लेयर किए थे। जैसे तमिल को आपने किए थे 2004 में, संस्कृत 2005, तेलुगु
2008 कन्नड़, 2008 मलयालम, 2013 उड़िया, 2014 मराठी, 2024 पाली, 2024 प्राकृत, 2024 एस्मिस, 2024 बंगाली, 2024। तो वहां पे मुझे कन्नड़ दिखी, तेलुगु दिखी, बट गुजराती दिखी क्या? नहीं। कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, लेकिन गुजराती दिखी क्या? नहीं। तो इनमें से कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई? 2 एंड 3 ओनली। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी था। ये पूरी लिस्ट याद रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर: दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, सरमती पीक नागालैंड। विच ऑफ द अबोव इज और आर करेक्टली मैच? फिर से अगर आप प्लेसेस इन न्यूज अच्छे से याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमें पता रहना चाहिए दाम्फा टाइगर रिजर्व ये आता है मिजोरम में, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में, सरमती पीक ये आती है नागालैंड में। तो पहला वाला दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम सही है, सही है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम सही है, नहीं। हमने क्या देखा? त्रिपुरा में ये देखा हमने। और लास्ट सरमती पीक नागालैंड ये सही है, सही है। तो कौन कौन से सही है? 1 एंड 3 ओनली। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी है, समझ रहा है सबको। चलिए अब आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? with reference to conservation organization called Wetlands International, which of the following statement is or are correct? It is an intergovernmental organization formed by countries which are signatory to Ramsar Convention. It works at a field level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better policy. आपको बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले तो आपको पता रहना चाहिए वेटलैंड इंटरनेशनल ये क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एनजीओ है? तो ये किसी के अंडर आ रहा है क्या? नहीं। तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो गया हमारे लिए? गलत स्टेटमेंट हो गया। इसका काम क्या है? ये वर्क करता है टू सस्टेन एंड रिस्टोर वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज फॉर पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इनका मेन काम है कि वो सस्टेन करे और रिस्टोर करे वेटलैंड्स। वेटलैंड इंटरनेशनल इज डेडिकेटेड टू कीप wetland healthy by learning about them and helping communities and encouraging decision maker to make policies that protect the wetland. यानी पहले तो उस वेटलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर वही कम्युनिटी को और डिसीजन मेकर्स को देते हैं ताकि बेटर पॉलिसी मेकिंग भी हो सके। तो ये जो है इट वर्क्स एट अ फील्ड टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसी वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे लिए? ट्रू हो गया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2 ओनली। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।